some of the expressions used in the draft are giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have directed the DIT to withdraw that draft. आपके मैसेज पढ़ने के इरादे से पीछे हटी सरकार। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा ट्वीट से दबाव में आई सरकार। कांग्रेस का भी जवाबी हमला। आजादी और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार उनको दबाने का एक विफल षड्यंत्र निरंतर कर रही है। बाजार के लिए अब मंगल दिन। ग्लोबल चिंताओं के चलते सेंसेक्स 540 पॉइंट टूटा। निफ्टी भी 50 शेयरों में 47 गिरकर बंद। गैरकानूनी ढंग से पैसे जुटाने पर PACL पर सेबी का चला चाबुक। कंपनी और 4 डायरेक्टर्स पर लगाया 7,269 करोड़ का जुर्माना। इस दिवाली पिछले साल से सस्ता मिलेगा सोना। CNBC आवाज ज्वेलर्स पोल में आधे से ज्यादा ज्वेलर्स ने माना 25,500 रुपए के करीब रहेगी कीमत। धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे फोक्सवैगन के CEO मार्टिन विंटरकॉर्न की विदाई की खबरें। इधर मदरसन सूमी ने दी सफाई। कहा फोक्सवैगन मामले का कंपनी पर नहीं होगा असर। एक कॉम्पैक्ट सुपर कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ व्हीकल है। उसका लॉन्च तो इस फेस्टिवल सीजन के दौरान ही हो जाएगा। आवास के खास आयोजन दिल्ली पर फोकस में मारुति के चेयरमैन RC भार्गव का बड़ा ऐलान। कहा मारुति की नई कार बेलेनो होगी दिवाली के आसपास लॉन्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार तकला। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले सरकार ने दी 19,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी। खरीदे जाएंगे 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर। NRHM घोटाले में CBI पूछताछ की खबर से भड़की मायावती। कहा बीजेपी के इशारे पर फंसाने की साजिश। आरक्षण के बहाने RSS पर भी साधा निशाना। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं सोमनाथ भारती। तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी। फेस्टिव सीजन के लिए फोर्ड ने कसी कमर। कल लॉन्च करेगी नई फीगो हैचबैक। क्या है नई कार में खास, अब बताएंगे बुलेटिन में आगे। आपके मैसेज पढ़ने के इरादे से सरकार पीछे हट गई है। चौतरफा दबाव के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और सरकार व्हाट्सएप और ईमेल पर आपके मैसेज पढ़ने के इरादे से पीछे हट गई है। सोशल मीडिया पर लोगों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने इंक्रिप्शन पर ड्राफ्ट पॉलिसी वापस ले ली है। IT और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ड्राफ्ट की फिर से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि सरकार का इंटरनेट की आजादी में दखल का कोई इरादा नहीं है। I have personally seen that some of the expressions used in the draft are giving rise to uncalled for misgivings. Therefore, I have directed the DIT to withdraw that draft, rework it properly, and thereafter sooner put in public domain, seeking their comments. I wish to make it very clear that there are two issues. One, the creation of encryption. Many companies send their messages in encrypted form. Other is those who are the consumers of applications like WhatsApp, social media and other platforms available in cyber domain. The purport of this encryption policy relates only and only to those who encrypt. This has to be made it very clear. As far as ordinary consumers of applications are concerned, they do not fall in this domain.
कांग्रेस ने नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पॉलिसी को अभिव्यक्ति की आजादी के हनन की नाकाम कोशिश बताया है कि किस प्रकार से मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तियों के आजादी और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार जो संविधान की धारा 21 में लिखे हैं, उनको दबाने का एक विफल षड्यंत्र निरंतर कर रही है। और ईमेल मैसेज पर सरकार की यू टर्न पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अब ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और टेक गुरु अभिषेक तेलंग। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मण से। लक्ष्मण, ऐसा क्या हुआ कि सरकार पॉलिसी लाने के कुछ ही घंटे में पलटने पर मजबूर हो गई? देखिए, इसके पीछे 3 वजह थी। पहली बात तो ये कि सरकार जब पॉलिसी ला रही थी तो सरकार को खुद अंदाजा नहीं था कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी का इतना ज्यादा विरोध होगा। ये बगैर सोचे समझे सरकार ने ड्राफ्ट पॉलिसी को वेबसाइट पर डाल दिया और जब विरोध हुआ तो सरकार को लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। इत्तेफाक ऐसा था कि अगले ही दिन सुबह जब इस पे सारे मामले विवाद उठ खड़े हुए थे, कैबिनेट की बैठक थी और प्रधानमंत्री इस बैठक की अगुवाई कर रहे थे, तो सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से इशारा किया कि आप यहां पे जो है इस पॉलिसी को तुरंत पीछे लीजिए और जो सही चीज हो, जो वाकई में उचित हो नियंत्रण करना, उतना ही तक करिए। ये पॉलिसी बहुत अव्यवहारिक लग रही है। उसके तुरंत बाद यहां पे सरकार ने इस पॉलिसी को वापस लेने का फैसला लिया और ये ऐसे समय सारे ड्राफ्ट लाए गए थे जब खासतौर से प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिकी दौरे पर और वहां पे कई सोशल साइट कंपनियों के साथ मुलाकात करेंगे, प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, तो ये बहुत ही नकारात्मक संदेश जा रहा था। यह है कि सरकार ने आनंद फान में इस पॉलिसी को वापस ले लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने यह अभी दोहराया है कि हम पॉलिसी कुछ समय बाद फिर से ड्राफ्ट लाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो विवादास्पद बिंदु हैं उसको हटा करके सरकार लाएगी। यानी एन्क्रिप्शन पॉलिसी सरकार लाएगी, लेकिन वो लोगों के लिए सहूलियत वाली हो और एन्क्रिप्ट करने वाले एजेंसी के लिए सहूलियत वाली हो। ऐसी पॉलिसी लेकर के सरकार आएगी, फिर लोगों की राय लेने के बाद इसको अंतिम मंजूरी देगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभी अभिषेक से भी हम समझना चाहेंगे कि अभिषेक, जिस तरह से हमने देखा कि दबाव आया है सरकार पर, आप ये बताइए कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने में यहाँ सोशल मीडिया की क्या भूमिका रही है? देखिए, जो पिछले 24 घंटों में सरकार की एन्क्रिप्शन पॉलिसी ड्राफ्ट के बारे में हल्ला मचा, जिसके कारण सरकार को इस मुद्दे पर अपने कदम वापस खींचने पड़े और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया और उस पर हजारों लाखों नेटिजन्स का भी है, जिसके कारण सरकार पर यह दबाव पड़ा। कल से ट्विटर पर #मोदी डोंट रीड माई व्हाट्सएप नाम से हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में अब तक इस हैशटैग से 17,180 से भी ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं, जिनमें से 60% से ज्यादा ट्वीट्स नेगेटिव हैं। इसका मतलब साफ है कि नेटिजन्स अपनी प्राइवेसी को लेकर या फिर इंटरनेट के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते, फिर चाहे वो दबाव सरकार की तरफ से पड़े या फिर किसी नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से। और ट्विटर पर गूंजी इस आवाज में थोड़ी बहुत राजनीति भी हुई, जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके इस ड्राफ्ट को फालतू पॉलिसी बताया, तो सीपीआईएम की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को इसमें गुजरात के जासूसी मॉडल की झलक नजर आई। पर अच्छी बात यह रही कि इस हैशटैग पर पॉलिटिशियन से भी ज्यादा कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आपके मेरे जैसे ढेरों आम जागरूक नेटिजन्स भी शामिल हुए। कई आम नेटिजन्स ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और मजाक मजाक में सरकार की किरकिरी कर दी। जैसे कुछ एक ने कहा, एक वाजिब सवाल उठाया कि 90 दिन तक अगर मैसेज फोन के अंदर डिलीट नहीं होंगे तो इसके लिए फोन में इंटरनल मेमोरी के सरकार मुहैया कराएगी। या फिर कुछ लोगों ने इसका यह कहकर मजाक उड़ाया कि अब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने पर एक तीसरा टिक मार्क भी आएगा, जिसका मतलब यह होगा कि अब आप जिसको मैसेज भेज रहे थे उसके अलावा सरकार को भी आपका मैसेज मिल गया और उन्होंने पढ़ भी लिया। पर इस सारे हंगामे के बीच CIS इंडिया के पॉलिसी डायरेक्टर प्रणेश प्रकाश का ट्वीट एकदम सटीक रहा, जिसके मुताबिक वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वही सरकार है जो डिजिटल इंडिया के बारे में बात करती है। बिल्कुल अभिषेक, कई सारे राय इस तरह के ट्विटर पर आए हैं और इंक्रिप्शन पॉलिसी पर सरकार के यू टर्न में भी इसका बड़ा हाथ था। इस पर आवाज अड्डा में हमने गर्मा गर्म बहस भी की। आइए दिखाते हैं इस चर्चा के कुछ अंश। सरकार जो काम कर रही है वो इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने, सिक्योर करने के इरादे से ये पर्चा लेकर के आई थी, या दरअसल उसका इरादा हमारी निजी जिंदगी में ताक झांक करने का था?
देखिए संजय जी, ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली गई थी, ये सेक्शन 84A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर निकाली गई थी। इसके भीतर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ज्यादा मजबूत करने के लिए सरकार ऐसी कोई नीति निकाल सकती थी कि डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी सही तरीके से इस देश में काम करी जाए। इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई पावर ही नहीं है 84A में। और अगर ड्राफ्ट पॉलिसी देखी जाए तो वो इंक्रिप्शन को इसे सीमित करना चाहती है और ऐसे रेगुलेट करना चाहती है कि सरकार के पास ज्यादा पावर आ जाए। संजय जी, अब हमको ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि ये सरकार जो है ये यू टर्न की उस्ताद हो गई है। पहले तो पूर्ण बैन पर इसी प्रकार का एक आदेश आया, 24 घंटे के अंदर वापस हुआ। फिर यहां पर एक पर्चा जारी किया, पहले सुबह सफाई दे करके मैनेज करने की कोशिश की गई, फिर मंत्री जी ने आकर के कहा कि नहीं पूरा वापस लेते हैं, इसको हम लोग दोबारा देखेंगे और फिर लेकर के आएंगे। इसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन ट्रैवल का भी मसला हुआ था। ये कोई शरारत कर रहा है सरकार में या ये इनकैपेबिलिटी है? नहीं, पहले तो ये जरूरी है कि हम एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी एक ड्राफ्ट को जो कि पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बाहर दी गई हो, उसको न तो गवर्नमेंट का व्यू माने और उसके बदलने पे या उसके इंडिकेशन से बदलने के पे उसको यूटर्न तो न कहा जा सके। न तो कोई गाड़ी निकली थी, न कोई रास्ता तय था, न कोई गाड़ी लौट के आई है, इसलिए यूटर्न तो कम से कम यहाँ पर वाजिब नहीं है। ये हो सकता है कि हम लोगों को इस बात से थोड़ी सी दिलचस्पी नहीं हो कि कोई चीज पब्लिक डोमेन में आए। हमें आदत नहीं रही ना इतने सालों से, आपको मालूम है जो यूपीए का रूल था कि कोई कुछ कह दे और फिर उसे वापस लिया जाए या फिर उस पर दोबारा टिप्पणी करने के बाद कोई सोची जाए। इस लचक को अगर हम नकारात्मक ढंग से देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई तारीफ की बात है। सलमान सोज, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एक पर्चा है, चर्चा के लिए है, सामने रख दिया, अब फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से सरकार अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, पब्लिक की आवाज को सुनेगी और उसको जो लगेगा मुनासिब वो करेगी। तो हम लोग इस पर इतना पैरानोइया क्यों दिखाएं और इतना निगेटिव क्यों हो जाएं, आलोचना क्यों करें कि देखिए 56 इंच की छाती वाली सरकार में बार बार यू टर्न हो रहा है? देखिए, जब कोई ड्राफ्ट आता है तो ड्राफ्ट कोई ऐसा बनाता है कि भाई जो फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट हो, जिसपे कोई डिस्कशन हो सके। लेकिन अगर मिनिस्टर खुद कहते हैं कि भाई कल रात को मेरी नोटिस में आया कि भाई इसको हमने अब सर्कुलेट किया है कमेंट के लिए, यानी कि रविशंकर प्रसाद जी को पता ही नहीं था कि भाई ये ड्राफ्ट, और ये कोई मामूली कोई ड्राफ्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ड्राफ्ट जा रहा है तो मिनिस्टर को पता नहीं है। अगर मिनिस्टर को पता नहीं है तो मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए ये किसकी अथॉरिटी से, किसने ऑथराइज किया कि भाई इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आप भेज दीजिए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बाजार को किस बात की खाई जा रही है चिंता। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और बाजार में हावी डर पर मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता से खास चर्चा करेंगे कुछ ही देर में। बात बाजार की, बाजार के लिए आज का मंगलवार अमंगलवार साबित हुआ। चीन की चिंता में एक बार फिर बाजार का दम निकल गया। बाजार की रिकवरी पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एफआईआई ने आज 1000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। बाजार को ग्लोबल चिंताओं ने फिर घेरना शुरू कर दिया है। सेंसेक्स 600 पॉइंट तक लुढ़क गया और निफ्टी भी 7800 के नीचे आ गया। आखिर बाजार में गिरावट क्यों दिखी है, बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी। 600 पॉइंट से ज्यादा की इंट्राडे में गिरावट, और इसकी जाहिर सी बात है कि कई सारी वजह थी बाजार में जिनके चलते आज इतना दबाव देखने को मिला। वैसे शुरुआत भारतीय बाजार ने उतनी बुरी नहीं की थी। 8000 के आसपास निफ्टी काफी देर तक कारोबार करता हुआ दिखा, लेकिन कल के सेशन में देखिए बाजार अच्छी रिकवरी दिखाने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद 1835 करोड़ के आसपास के निफ्टी फ्यूचर्स और दूसरे इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे थे। तो एफआईज की ऊपर की लेवल पर बिकवाली का दबाव और मुनाफा वसूली वो पहला रीजन था जिसके
चलते बाजारों पर आज 8,000 के ऊपर टिकने में मुश्किल आई। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी जो अब तक की तेजी को लीड कर रहा था, यहां पर अच्छी खरीदारी होती दिख रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी से ही कमजोरी की शुरुआत हुई, गिरने में भी यही आगे था, तो इससे दबाव बनता हुआ दिखा। लेकिन मिड सेशन में जो बाजारों में कमजोरी बढ़ती दिखी वो दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के बाद यूरोप ने फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद से यूरोप के बाजार कमजोर होते नजर आए और यूरोप की कमजोरी बाजारों पर हावी पड़ी। और वो यूरोप में कमजोरी इस वजह से हुई कि चीन की कंपनियों से फिर से नेगेटिव खबरें आ रही थी। समझा यह जा रहा है कि चीन की बड़ी सरकारी मेटल कंपनी इसके बॉन्ड्स में ट्रेडिंग रोक दी गई, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर दुनिया भर में मेटल कंपनियों पर पड़ा और हमारे यहां भी और दुनिया भर के बाजार गिरे। और आखिरी कारण यह भी था Volkswagen वाले मामले में जो एक बड़ा एक्शन हो सकता है अमेरिका में। अब खबरें आ रही कि उन्होंने $7 बिलियन से ज्यादा का एक ये किया है कि खुलासा भी किया कि वो इतने लॉस के लिए तैयार हैं। इसके बाद दुनिया भर की ऑटो कंपनियों पर भी एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखा। तो ये सारे रीजन थे जिनमें ज्यादातर रीजन दुनिया भर के बाजारों से थे, जिनसे भारतीय बाजारों पर आज दबाव बना। और ऐसे वक्त में जब बाजार में निवेशकों का भरोसा लौट ही रहा था, आज की गिरावट ने फिर रिकवरी पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर बाजार में क्या हो रहा है? निवेशकों के लिए क्या बड़ी गिरावट खरीदारी का मौका है या इंतजार करें? बात करने के लिए हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता। निपुण जी, चीन का डर जो बना हुआ है बाजार में, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे मेटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें ग्लोबल डिमांड चीन की बहुत ज्यादा है। कमोडिटीज में चीन की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब चीन के ग्रोथ में एक शंका आ जाती है या फिर चीन में डिमांड पर शंका आ जाती है, ये मेटल्स में है या फिर मेटल्स की वजह से और कई सेक्टर्स में डिमांड में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो क्लियरली इसमें एक ग्लोबल डिमांड के इश्यूज आ जाते हैं, ग्लोबल ग्रोथ के इश्यूज आ जाते हैं, ग्लोबल करेंसी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। और जब इंटरनली इसमें जब आप एक कंपैरिजन में देखिए कि जो भारत में मेटल्स के सेक्टर में जो जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर के एनपीएज हैं, ये इसी कारण से है कि चाइनीज डिमांड कम हुई है, मेटल प्राइसेस कम हुए हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट इसी तरह हम अगर चाइना में देखें तो चाइना में भी मेटल्स डिमांड इतनी कम हुई है और मेटल कंपनीज के प्रोडक्शन इतने कट चुके हैं कि वहां पे भी बैंकिंग क्षेत्र में मेटल कंपनीज में एनपीएज होंगे। ये अभी तक ज्यादा बाहर आया नहीं है। डर अभी भी है कि चाइनीज बैंक्स में मेटल कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, उसमें एनपीएज होंगे, लोन रिपेमेंट डिफॉल्ट्स होंगे। तो इसके डर से हम ग्लोबल पैनिक देख रहे हैं। यूएस मार्केट देखें तो वहां पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन जब चाइना के कंपैरिजन में जो चाइना का इंपैक्ट जो आ सकता है, उस डर से भी यूएस मार्केट्स में हम नर्वसनेस देखते हैं, एफआईआईएस का पैनिक सेलिंग देखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। तो एक चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पर नजर जरूर रखनी पड़ेगी। डिस्पाइट द फैक्ट कि डोमेस्टिक मार्केट जो भारत के मार्केट्स हैं वो अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी लोकल डिमांड दिखा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के नर्वसनेस की वजह से या चाइना की नर्वसनेस की वजह से यहाँ पे एफआईआई सेलिंग जारी रहेगा और उसकी वजह से एक वॉलेटाइल मार्केट जरूर रहेंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एफआईआई की बिकवाली जारी रहेगी और बाजार में उतार चढ़ाव भी हम देखेंगे, लेकिन आज की जो हमने गिरावट देखी है उससे साफ तौर से निवेशकों के मन में एक डर है। अब किस तरह का कदम उन्हें उठाना चाहिए? क्या वो बाजार से दूर रहें या वैल्यू पिक ही अब उन्हें करनी चाहिए? देखिए, इस तरह के मार्केट में एक निवेश की स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो होता है वो लंबी अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उसमें इस तरह के गिरने से एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स पिक करने के लिए, वैल्यू पिक्स करने के लिए। क्लियरली जब कई स्टॉक्स में एक मुनाफा वसूली आ जाती है और इसमें भाव इतने गिर जाते हैं कि एक वैल्यू पिक्स हो जाते हैं। तो एक ये लॉन्ग टर्म जो लंबी निवेश का पोर्टफोलियो है उसमें जरूर एडिशन कर सकते हैं। दूसरा, एक छोटा सा पोर्शन पोर्टफोलियो का जरूर एक शॉर्टर टर्म के लिए निवेश करने का भी बिल्कुल रख सकते हैं निवेशक, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखें और आगे भी जाके कुछ समय तक देखें तो मार्केट्स में उतार चढ़ाव रहेंगे, ग्लोबल मार्केट्स का इंपैक्ट रहेगा।
डोमेस्टिक मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड एक आइदर कैपेक्स साइकिल का डिमांड का नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ या फिर एक सडन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए, इसकी संभावना नहीं है। तो इसकी वजह से एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, और इसका बेनिफिट लेने के लिए जरूर एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो रख सकते हैं। तो इस तरह की गिरावट आती है तो जो अगर कैश में बैठे हों कुछ निवेशक तो इसका जरूर बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो में, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो एक बैलेंस रखने की जरूरत है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियोज में, लेकिन बहुत इस तरह की गिरावट और इस तरह के मार्केट नर्वसनेस में बहुत ध्यान रख के निवेश करने की जरूरत है। जी, इस शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर और सेक्टर आपको नजर आ रहे हैं निपुण जी? देखिए, जो वेल परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनमें वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच लग रहे हैं, जैसे आईटी है, फार्मा है, लेकिन इसमें जब भी एक मुनाफा वसूली का दौर आता है या मार्केट्स में पैनिक आता है तो इसमें अच्छे दिग्गज शेयर भी हैं, उनमें भी एक एफआईएस की मुनाफा वसूली हो जाती है, जिसकी वजह से वैल्यूएशंस थोड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इसमें जब भी मार्केट में चढ़ाव के मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम होता है तब इसमें बाउंस बैक भी उतनी ही तेजी से आता है। तो दिग्गज शेयर ध्यान में बिल्कुल रखने चाहिए, ताकि मार्केट में और भी अगर फॉल आता है तो उसमें दिग्गज शेयरों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है, लेकिन क्लियरली एक फोकस दिग्गज शेयरों में या फंडामेंटली साउंड कंपनीज में ही रखने की जरूरत है। इसमें अगर स्मॉल कैप, मिड कैप में आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो जरूर नुकसान होगा। तो एक कॉशियस स्टैंड रखने की जरूरत है और इसमें लार्ज कैप्स में फोकस रखने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सावधानी से ट्रेड करें और नजरिया आपका लंबा होना चाहिए, यही सलाह आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी, समय निकालकर आज आवाज एट 9 में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर होगी आरबीआई की पॉलिसी, और इसी सिलसिले में आज आरबीआई गवर्नर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से वित्त मंत्रालय में मुलाकात भी की है। और सूत्रों की माने तो इस बैठक में वित्त मंत्री ने आरबीआई गवर्नर से दरों में कटौती की बात की है, साथ ही महंगाई, ग्रोथ जैसे तमाम मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की गई है। दरअसल यूएस फेड की ब्याज दर नहीं बढ़ाने के बाद से ही आरबीआई पर दरों में कटौती करने का दबाव बढ़ गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने भी हांगकांग में बयान दिया था कि वो चाहते हैं कि आरबीआई दरें घटाए। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक अब तक 4 बार दरों में कटौती कर चुका है। और वहीं बैंक भी रिजर्व बैंक से ब्याज दर घटाने की आस लगा रहे हैं। यस बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर ने कहा कि महंगाई फिलहाल काबू में है, ऐसे में रिजर्व बैंक के पास दरें घटाने का अच्छा मौका है। इतनी गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है आरबीआई गवर्नर के लिए कि रेट कट किया जाए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी कंसिस्टेंटली ये बोला है कि उनका जो पहला मकसद है, पहला एक ऑब्जेक्टिव है कि देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए, तो उसमें काफी सक्सेसफुल रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स काफी नेगेटिव चल रही है अभी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो एक ज़्यादा मकसद रखती है वो भी अभी 4% के आसपास चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव 6% का है जनवरी 2016 तक, ये उसके काफी नीचे रहेगी, 4 और 5% के आसपास। तो ये माहौल बहुत अच्छा बन रहा है इंटरेस्ट रेट की कटौती के लिए। 75 बीपीएस, 125 बीपीएस, कितना रेट कट की उम्मीद आपको है? देखिए, ऐसा है कि ग्लोबली ना अभी भी बहुत वॉलेटिलिटी है। अमेरिकन इकोनॉमी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। चाइना इकोनॉमी का एक नया सा एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ गया है। सो जो इंडिया का माहौल जो काफी इम्प्रूव हो गया है, तो अगर इंडिया का सिनेरियो देखें तो कम से कम इसमें मुझे लगता है कि 1 से 1.25% तक के रेट घटने चाहिए। और चिट फंड मामले में पीएसईएल के डायरेक्टर्स पर लगा भारी जुर्माना, पूरी खबर आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और धोखाधड़ी के आरोपों में घिरी फोक्सवैगन के सीईओ की विदाई की खबरें, लेकिन कंपनी का क्या है कहना, बताएंगे आगे। क्या
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने PACL यानी पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन और इसके 4 डायरेक्टर्स पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है। कंपनी पर सेबी ने 7,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया। PACL पर आरोप है कि उसने अवैध तरीके से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए निवेशकों से करीब 50,000 करोड़ की रकम जुटाई। कंपनी के करीब 6 करोड़ निवेशकों से ये पैसे जुटाए गए हैं। पूरी खबर की डिटेल्स दे रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, PACL का पूरा मामला क्या है जिसमें सेबी ने उस पर इतनी पेनल्टी लगाई है? देखिए, दरअसल PACL ने किसानों से, जमीन मालिकों से जमीन काफी बड़ी संख्या में उन्होंने लेना शुरू कर दिया था और ये कृषि योग्य जमीन थी और उन्होंने ये कहकर जमीन लेना शुरू किया कि आप जमीन दीजिए और इसके एवज में आपको हम तय समय के बाद एक काफी बेहतर रिटर्न देंगे। और ऐसा करके उन्होंने करीब 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा ली थी। और यहां पे से भी यह कहना है कि आप उतनी बड़ी रकम जब जुटाने के लिए बाजार में उतरते हैं और मुनाफा कमाने के मकसद से पैसे जुटा रहे हैं तो आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था स्कीम के लिए, लेकिन सेबी से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लिहाजा ये जो आपने कार्रवाई की, जो स्कीम चलाई, वो स्कीम गलत थी, अवैध थी। इसको लेकर पहले तो सेबी ने यह कहा कि सारे पैसे आप किसानों को वापस करिए। पिछले साल सारे पैसे किसानों को वापस करने का फैसला लिया गया। उसके बाद अब सेबी ने यह कहा कि इस पूरे मामले में चूंकि कंपनी और कंपनी के 4 डायरेक्टर इसमें दोषी हैं, तो कंपनी और कंपनी के 4 डायरेक्टर पर कुल मिलाकर 7,269 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। यह जुर्माना इस वजह से ठोका गया है क्योंकि दोषी पाए जाने पर सेबी के पास 2 अधिकार होते हैं। एक तो या तो आप 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाएं या फिर जितना मुनाफा कमाया गया है उससे 3 गुना तक जुर्माना लगाएं। जहां पे सेबी यह कहना है करीब यहां पे 2,423 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है कंपनियों और डायरेक्टर ने मिलकर, इस वजह से हमें 3 गुना जुर्माना लगाया है। और इससे बड़ी बात, अब सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा कि पिछले कई दिनों से कई कंपनियां ऐसी स्कीम में संलिप्त है और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इसके जरिए एक कठोर मैसेज देना चाहती है सेबी कि ऐसी कंपनियां सचेत हो जाए, आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। ये सिर्फ ना PACL के लिए, बाकी दूसरी ऐसी कंपनियों के लिए भी एक बड़ी सबक है। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। फॉक्सवैगन के एमिशन स्कैंडल की आंच कंपनी के CEO पर आ गई है। जर्मनी के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सवैगन के CEO मार्टिन विंटरकॉर्न इस शुक्रवार तक इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी जगह पोर्शे के CEO मैथ्यूस मुलर को दी जा सकती है। हालांकि फॉक्सवैगन के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। दूसरी ओर लगातार दूसरे दिन फॉक्सवैगन के शेयरों की पिटाई जारी रही। कंपनी का शेयर आज करीब 20% और नीचे आ गया और कंपनी ने माना है कि दुनिया भर में उनकी 1 करोड़ से ज्यादा डीजल कारों के एमिशन सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। और फॉक्सवैगन पर करीब 5 लाख कारों के नॉर्म्स के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बाद आज मादसन सुमी की जोरदार पिटाई हुई है। शेयर 7% से भी ज्यादा टूटा। दरअसल कंपनी की 40% आमदनी फॉक्सवैगन से आती है, लेकिन मादसन सुमी ग्रुप के CEO GN गौबा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि फॉक्सवैगन मामले पर कंपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जहां तक USA की बात है, अभी हमारा वहां पर USA में हमारा बिजनेस बहुत कम है। जैसा हमने कई बार बताया है कि USA जो हमारा फोकस पॉइंट है 2020 के टारगेट के लिए है और USA में अभी हम नए प्लांट्स अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो अभी अगले 1.5 साल के लगभग प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो अगर पूरी तरह से देखें तो हमारे इस वजह से कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आने की संभावना नहीं है क्योंकि हमारा USA में कोई ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिवाली पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो इस दिवाली आपको बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। CNBC आवाज ज्वेलर्स पोल में ये बात सामने आई है कि इस साल दिवाली के मौके पर सोना पिछले साल के मुकाबले सस्ता मिलेगा। इस दिवाली सोने का दाम क्या होगा, ये सवाल लेकर CNBC आवाज पहुंचा ज्वेलर्स के बीच। देश भर के जाने माने ज्वेलर्स के बीच कराए सर्वे में आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि इस साल दिवाली के मौके पर सोने का दाम 25,500 रुपए के आसपास रह सकता है। वहीं करीब 30% ज्वेलर्स का मानना है कि दिवाली तक सोने का दाम यहां से करीब 500 रुपए बढ़कर 27,000 रुपए तक रह सकता है, जबकि 15% ज्वेलर्स इसे दिवाली तक 28,000 रुपए के ऊपर देख रहे हैं। हालांकि डिमांड के फ्रंट पर कमोबेश सभी लोगों का मानना है कि इस साल शादियों का सीजन कम है और कमजोर मॉनसून से ग्रामीण इलाकों से भी गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड अच्छी नहीं है। ओवरऑल वेडिंग सीजन जो है वो कम है और डेट्स कम है
उसकी वजह से कंजम्पशन थोड़ा कम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल सबके माइंड में है कि गोल्ड नीचे जाने वाला है और ओवरऑल लास्ट ईयर से गोल्ड थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, वो बात नक्की है कि ये दिवाली के टाइम पे कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। सितंबर की बात करें तो डेफिनेटली जो मैं अगर रूरल डिमांड थोड़ी सी कम हुई है सितंबर में और बाकी जगह डिमांड भी थोड़ी सी कम हुई है सितंबर में। बट मैं अगर बात करूं तो लास्ट ईयर जुलाई अगस्त को इस साल जुलाई अगस्त से कंपेयर करता हूं तो इस बार जो है टियर 2 में हमको डिमांड थोड़ी कम देखने को मिली है। दरअसल दिसंबर तक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में सोने को लेकर दुनिया भर में सेंटीमेंट बेहद कमजोर है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि इस दिवाली आपको सोने में निवेश का बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि अगले 2 साल में यहां से रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल सकती है। वापस शायद अगर 25,000 के लेवल पे आता है तो बहुत अच्छे से बाइंग लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और आप अगर 1 साल या 2 साल के अगर अंतर देखेंगे तो प्रोबेबली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट्स में प्रोबेबली एक नया हाई भी बना सकते हैं। दुनिया में जब आर्थिक मंदी छाई हुई थी तब सोने का बोलबाला था। 2008 से 2012 के पहले सोने ने सालाना 25% तक का रिटर्न दिया है। अब हालात बदलने से इसकी कीमतें लगातार गिर रही हैं, लेकिन इस दिवाली सोना सस्ता होने से ज्वेलर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नीरज राय, मुंबई। तो कविता, क्या आपको लगता है कि सस्ते सोने की वजह से मांग बढ़ेगी? बिल्कुल, खासतौर से अगर तमन्ना हम ज्वेलरी की बात करें तो लोग तो इस मौके को भुनाना चाहेंगे और सस्ते में ज्वेलरी बनाना चाहेंगे। और हमारे पोल बता भी रहे कि अगले कुछ सालों में शायद दाम फिर से ऊंचाई पर पहुंच जाए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले भारत यूएस के बीच कारोबार बढ़ाने पर शुरू हुई चर्चा। और पीएम की आयरलैंड यात्रा को लेकर भारतीय क्यों है खुश, ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत अमेरिका के बीच हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डायलॉग की शुरुआत हो गई है। इस डायलॉग में अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की पहुंच आसान बनाने के लिए भारत ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच ये डायलॉग पहली बार हो रही है। इस डायलॉग में दोनों देशों के विदेश मंत्री, कॉमर्स और पावर मिनिस्टर हिस्सा ले रहे हैं। We have also sought to view the economic space of bilateral engagement as a crucial component of our strategic relationship. We firmly believe that an economically prosperous and successful India offers a long-term opportunity to the U.S. industry and capital to deepen its mutually beneficial partnership with India through investment in technology and manufacturing. We have elevated this commercial component of our dialogue for a simple reason, because in today's era, foreign policy is economic policy and economic policy is foreign policy. They are two sides of the same coin. And so I hope that we're going to take full advantage of the chance that this dialogue affords us to expand our bilateral cooperation. कॉमर्स मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों, खासकर फार्मा कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत अमेरिका के बीच पहली बार हो रहे हाई लेवल कमर्शियल डायलॉग में सीतारमण का जोर भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में पहुंच आसान बनाने पर रहा है। सीतारमण ने कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फार्मा कंपनियों को अमेरिका कई तरह के रेगुलेशन का सामना करना पड़ रहा है। When we talk of the ease of doing business, I would like to take a minute to mention the procedural hassles our pharmaceutical companies face in doing business in the USA, which needs to become less cumbersome as also less costly with expeditious clearances. We have to adopt a more balanced and holistic approach rather than a piecemeal one. We understand and appreciate U.S. concerns on market access, but a similar acknowledgement and appreciation for India's market access concerns on agricultural, processed food, pharmaceuticals, and more labor-intensive products, including textiles, must also garner similar attention and response from your side.
The linkage of energy with commerce as a part of the overarching framework of the strategic and commercial dialogue today demonstrates the value of today's discussions and will lay the foundation of a sustained partnership between both countries. I would like to conclude by saying that Indian energy market offers significant opportunity for the United States, its companies, and the people of the United States. उधर सरकार ने प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे से पहले 15,700 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। सौदे के तहत भारत अमेरिकी कंपनी बोइंग से 22 अपाची और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगी। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी इस डील पर जोर दे रहा था क्योंकि इससे रक्षा क्षेत्र में अमेरिकी मौजूदगी और मजबूत हो जाएगी। बता दें कि पिछले एक दशक में अमेरिकी कंपनियों ने करीब $10 अरब के रक्षा करार किए हैं। अमेरिकी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को आयरलैंड दौरे पर जाएंगे और पीएम मोदी की यात्रा को लेकर आयरलैंड में बसे भारतीयों में खासा उत्साह है। इस दौरे में क्या एजेंडा और तैयारियां हैं, इस पर आयरलैंड से हमारे संवाददाता संजय सूरी ने बातचीत की आयरलैंड काउंसिल के हेड प्रशांत शुक्ला से। मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक समझौता होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मैं समझता हूं निश्चित रूप से कोई न कोई समझौता होना चाहिए। यहां पर भारतीयों में प्रधानमंत्री के दौरे को देखकर उत्सुकता है क्या? प्रधानमंत्री के इस दौरे को देख के बहुत ज्यादा उत्सुकता है। बहुत सारे लोग, मैं तो समझता हूं कि सभी भारतीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो है उनको थोड़ा सा कष्ट होगा कि सभी जो है प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री निश्चित रूप से एक द्विपक्षीय दौरा करेंगे और मैं आह्वान करता हूं कि भारत सरकार इस संबंध में विचार करे। उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद भारत और आयरलैंड मिलकर कुछ कदम आगे और इकट्ठे बढ़ा पाएंगे। भारत आयरलैंड परिषद की तरफ से मैं सुझाव देता हूं कि दोनों पक्ष ये विचार करें कि टैक्स ड्यूटीज में रिडक्शन किस तरह से किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जो है भारत और आयरलैंड के संबंधों को जो है एक गति मिलेगी। और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आवाज के खास आयोजन दिल्ली पर फोकस में मारुति चेयरमैन आरसी भार्गव से खास बात। साथ ही देखिए पीसी ज्वेलर्स के एमडी बलराम गर्ग का ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पर क्या है कहना। और अब बात हमारे खास कवरेज दिल्ली पर फोकस की। मारुति ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। आवाज के खास आयोजन दिल्ली पर फोकस में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि कंपनी को इस सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि मारुति इस त्योहारी सीजन में कई कारें लॉन्च करेगी। कंपनी हाल ही में यूरोप में लॉन्च की गई नई बलेनो को जल्द भारत में उतारने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मारुति बलेनो हैचबैक होगी और कंपनी इसे अक्टूबर तक लॉन्च करने जा रही है। इसके पेट्रोल, डीजल और सीवीटी मॉडल लॉन्च होंगे। नए लॉन्चेस तो होते रहते हैं और जैसे अभी कहा गया था वहां पर फ्रैंकफर्ट ऑटो शो में सुजुकी के प्रेसिडेंट ने कहा था कि वहां पर जो उनने गाड़ी लॉन्च करी है बेलिनो करके, जो एक कॉम्पैक्ट, सुपर कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ व्हीकल है, उसका लॉन्च इंडिया में बहुत जल्दी होने वाला है। तो उसका लॉन्च तो इस फेस्टिवल सीजन के दौरान ही हो जाएगा। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि त्योहार में कितना डिस्काउंट मिलेगा ये बाजार ही तय करेगा। डिस्काउंट जो है वो मार्केट डिटरमिन करता है। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम होती है तो डिस्काउंट बढ़ जाते हैं, और जिस समय मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई
मैच करती है, कम हो जाती है तो डिस्काउंट बंद हो जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना कि किस वक्त कितने डिस्काउंट्स रहेंगे ये कोई मुमकिन बात नहीं है, क्योंकि ये समय समय पर मार्केट के अनुसार डिस्काउंट्स मार्केट में रहते हैं। इट्स टोटली अ मार्केट ड्रिवन फिनोमिना। तो आगे चल के क्या होगा डिस्काउंट में, किस गाड़ी में कितना डिस्काउंट रहेगा, ये समय ही बताएगा। और बलिनी को लॉन्च को लेकर कंपनी की क्या योजना है, जानते हैं हमारी संवाददाता मुग्धा मिश्रा से। मुग्धा, मारुति सुजुकी काफी बुलिश है इंडियन ऑटो कार मार्केट को लेकर। 2020 तक 15 नई कार्स का लॉन्च होगा और उसमें सबसे पहले आने वाली है बलेनो, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है। बलेनो नाम का एक प्रोडक्ट पहले भी करीब 10-15 साल पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन वो एक सेडान थी और ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से बहुत अलग होने वाला है। प्रीमियम सेगमेंट का है, हैचबैक है, कम्पीट करेगा होंडा जैज या फिर मारुति स्विफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स के साथ। सब 4 मीटर कार होगी, तो यहां पर टैक्स एडवांटेज भी मिलेगा। इंजन के बारे में बता दें आपको, पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन इंडिया में मिलने वाला है। बाहर ग्लोबली ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही मिलेगी, लेकिन भारतीयों के डीजल के प्यार को देखते हुए इंडिया में डीजल इंजन भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी होगा और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी CVT गियर बॉक्स के साथ होगा, जो कि काफी बेहतरीन गियर बॉक्स माना जाता है। इसके साथ साथ एप्पल यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर कि एप्पल कार प्ले पहली बार एक कार में लग रहा है इंडिया में, और इससे आपका जो एप्पल प्रोडक्ट है उसको काफी अच्छे से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कार के एंटरटेनमेंट सिस्टम से, जिससे आपको एक बेहतर इंट्यूटिव एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपकी कार में। तो सब 4 मीटर कार होने की वजह से, प्रीमियम होने के बावजूद आपको जरूर बेहतर कीमत पे एक बेटर प्रोडक्ट मिलने वाला है। बिल्कुल मुग्धा, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए। वहीं PC ज्वेलर्स के MD बलराम गर्ग का कहना है कि ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में काफी सुधार हुआ है और दूसरे क्वार्टर में एक्सपोर्ट डिमांड में बढ़त भी हुई है। एक्सपोर्ट जो है डेफिनेटली थोड़ा सेकंड क्वार्टर में हमें थोड़े ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ में जो है डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल रही है, और वहां पर जो हैंडमेड ज्वेलरी, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हैंडमेड ज्वेलरी में हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ US मार्केट और बाकी यूरोपियन मार्केट की बात करूँ तो वहां पर डिमांड अभी थोड़ी सी कम बनी हुई है। साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ में डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। और इंटरनेट ने कैसे बदला जीने का अंदाज, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। और फेस्टिव सीजन के लिए फोर्ड ने कसी कमर, कल लॉन्च करेगी नई फीगो हैचबैक। क्या है नई कार में खास, बताएंगे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काले धन का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। राज्य के चंपारण जिले में तलाशी के दौरान 1 करोड़ लाख रुपए के भारी भरकम रकम जब्त हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। खबरें ये भी हैं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में काला धन बिहार भेजा जा रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। बीजेपी नेता के विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग की कानूनी शाखा इस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही चुनाव आयोग बीजेपी नेता जॉय बैनर्जी को कारण बताओ नोटिस भी थमा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता जॉय बैनर्जी ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि चुनाव आयोग हमारी पार्टी के नियंत्रण में है। और इंटरनेट की दुनिया में अगली सबसे बड़ी क्रांति है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आपका पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन नहीं, बल्कि टीवी, फ्रिज और एसी सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा होगा। कैसे बदलेगा ये आपके लाइफस्टाइल को, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी जिंदगी को किस तरह से बदलने जा रहा है, उसका एक एग्जाम्पल हम इस कमरे में देख सकते हैं। इस कमरे की सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, फिर चाहे इसकी लाइटिंग हो, इसके स्पीकर्स हो या इसका टीवी हो, इन सब के लिए आपको अलग अलग रिमोट कंट्रोल्स की जरूरत नहीं है। आपका स्मार्टफोन या आपका टैब इन सबको कंट्रोल करने के लिए काफी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें आपस में बात करती हैं,
कार से लेकर होम अप्लायंसेज, सब कुछ इंटरनेट के जरिए आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचेंगे। LG और सैमसंग पहले ही ऐसे फ्रिज और टीवी पेश कर चुके हैं जो स्मार्टफोन से कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे फ्रिज जो आपको ये तक बता देंगे कि दूध खत्म हो गया है। फिलिप्स ह्यू से आप घर की लाइटिंग एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, तो बैंग एंड ओलुफ्सन के ऐप के जरिए जैसे ही आप टीवी पर चैनल बदलेंगे, कमरे की लाइटिंग प्रोग्राम के मूड के हिसाब से बदल जाएगी। घर से बाहर हैं और टीवी या AC भूल से चालू छोड़ाए हैं, तो स्मार्टफोन की मदद से इसे बंद भी कर सकते हैं। IoT का एक बड़ा एप्लीकेशन अर्बन मोबिलिटी में आने जा रहा है। यहाँ सिर्फ आप अपनी गाड़ी को ट्रैक नहीं करते हो, बल्कि मोबाइल की एक क्लिक से उनसे बात करते हो, उसकी स्पीड कंट्रोल करते हो और सिर्फ एक क्लिक दबा के अपनी गाड़ी को इमोबिलाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी कहीं और जा रही है, ड्राइवर लेके जा रहा है या फिर चोरी हो गई है, तो आप अपने ऐप के थ्रू से बटन दबा के गाड़ी की इंजन ऑफ कर सकते हैं। आप कहीं भी हो और आपकी गाड़ी कहीं और हो, आप कहीं और हो, उसी स्टेट में हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और वो गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं होएगी जब तक आप ऐप से फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी को। हालांकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अपनी चुनौतियां भी हैं। मसलन अगर आपका फ्रिज इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है तो ये हैक भी हो सकता है। ऐसे में इसके लिए सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर भी काम करना होगा। कुछ स्टैंडर्ड्स होने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को भी कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसके ऑप्शन देना चाहिए कंज्यूमर्स को कि डू यू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। आप चाहते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन शेयर हो या आप चाहते हैं कि नहीं। सिस्को की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बाजार अभी $15 बिलियन का है, जो 2020 तक $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। जाहिर है, जब बाजार इतना बड़ा है तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे प्लेयर्स कैसे दूर रह सकते हैं। एप्पल अपने होम किट से पूरे घर को एक बड़ा आईफोन बनाना चाहता है, तो गूगल के नेस्ट लैब प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं। देश में भी HCL, IBM और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सॉल्यूशंस बनाने शुरू कर दिए हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। कविता, ये देखने में तो बहुत ही एक्साइटिंग और साई-फाई जैसे लगता है, लेकिन क्या ये दो धारी तलवार भी हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से आप चीजें कंट्रोल कर सकते हैं वैसे ऐसा ना हो जाए कि आपको भी कोई इसके जरिए कंट्रोल कर रहा हो या हैकिंग का डर हो सकता है। लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग और फ्यूचर यही है। खैर, आवाज at 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।